ओह मेरे बच्चे, आह। लिलित कई जगहों से उत्तेजना महसूस करने के बाद फिर से कराह उठी। लूसी ने अपने खाली हाथ से लिलित के दोनों निप्पलों से खेलते हुए उसका खून चूसा। लिलित ने अपनी बहन को खून चूसते हुए देखा और यह सामान्य दृश्य था। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसे पता था कि अगर वह ऐसा करेगा तो वह थक जाएगा, लेकिन इसलिए ये सबसे अच्छा था कि उसकी बहन ही अपनी माँ का खून चूसती ताकि उसे और अधिक आनंददायक उत्तेजना मिल सके। उसने उन विचारों को किनारे कर दिया और लिलित को आक्रामक तरीके से चोदना जारी रखा। कुछ और मिनटों की तीव्र आनंददायक उत्तेजना के बाद लिलित ने एक हाथ से लूसी को गले लगाया और अपना दूसरा हाथ लिलित की ओर खोला, उसे उसके करीब आने का संकेत दिया। लिलित नीचे झुका और अपना शरीर उसके ऊपर टिका दिया, जबकि उसकी चूत को चोदना जारी रखा। लिलित ने अपने दोनों बच्चों को कसकर गले लगाया और कराहते हुए कहा, ओह बेबी, हाँ हाँ, तेज आह आह। लूसी ने अपना एक हाथ वापस ले लिया क्योंकि लिलित के स्तन पर आराम कर रहा था और वह अब उस निप्पल के साथ नहीं खेल सकती थी। उसने इसे नीचे की ओर ले जाकर अपनी मां की भागशेख को रगड़ना शुरू कर दिया और उसके निप्पल के साथ खेलना जारी रखा। लिलित अब बहुत करीब थी। लिलित ने एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी और लूसी ने भी अपनी मां की भागशेख को जोर से रगड़ा और उसके निप्पल से खेला। कुछ सेकंड के बाद, आह आह, माँ झड़ रही है, आह। तेजी, ओहे टिल्ड, आह। लिलित को बहुत ज्यादा चर्म सुख मिला और लूसी द्वारा उसका खून चूसने से यह और भी लंबा हो गया। लिलित ने भी लिलित के साथ अपने चर्म सुख का समय तय किया। अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ इतने सारे सत्रों के बाद वह ऐसा करने में और भी बेहतर होता जा रहा था। वह लिलित के ऊपर लेटा हुआ था, जबकि वह चर्म सुख के बाद के आनंद का आनंद ले रही थी। लूसी ने उसका खून चूसना बंद कर दिया था और अब वह एक प्यारी सी बिल्ली के बच्चे की तरह उसकी गर्दन चाट रही थी। तीनों ने कुछ देर तक ऐसे ही आराम किया और लित सबसे पहले उठा। उसके पास अभी भी एक और छेद था जहां वह कुछ प्यार और देखभाल दिखा सकता था। उसने लूसी की गांड को फैलाया और बटलेट को देखा, जिस पर एक लाल रत्न लगा हुआ था, जो उसकी गुलाबी सिकुड़ी हुई गांड के छेद में डाला गया था। उसने उसके कूल्हों को पकड़ा और उसे चारों पैरों पर खड़ा कर दिया। लूसी जानती थी कि लिलित क्या करने जा रहा है और उसने उसका जरा भी विरोध नहीं किया। लिलित ने अपने बच्चों को देखा और समझ गई कि लिलित क्या करने वाला है। उसने मुस्कुराते हुए लिलित से कहा, अरे तुम अपनी माँ के दूसरे छेद को कब प्यार दिखाने वाले हो? तुम्हारे लन के बिना यह अकेलापन महसूस करता है, तुम्हें पता है। चिंता मत करो माँ, यह ज्यादा समय तक अकेलापन नहीं रहेगा। इस बीच चलो एक शर्त लगाते हैं। ओह, कौन सी शर्त? लिलित ने दिलचस्पी भरी नजर से कहा। बड़ी बहन कितनी जल्दी झड़ती है। चलो इस पर शर्त लगाते हैं। कैसा रहेगा? लिलित ने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे, लूसी ने अपना सिर पीछे घुमाया और थोड़ा लाल चेहरे के साथ लिलित से कहा। ये दोनों लोग उसके सामने ही उसके बारे में शर्त लगा रहे थे, जबकि वह नंगी थी और चारों पैरों पर थी और वह भी इस बारे में कि वह कब चरम सुख प्राप्त करेगी। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं था? उसके मन में ऐसे विचार आए और इस तरह वह थोड़ी लाल हो गई। लिथ ने हंसते हुए लूसी की गांड पर चोट मारी और अपनी बड़ी बहन की सवालों को अनदेखा करते हुए लिथ से कहा, मैं तैयार हूँ, इसमें लगभग 15 मिनट लगेंगे। 10 मिनट, वह 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। लिलित ने अर्पित किया हुआ कहा, ओह, लगता है इस बात का पूरा भरोसा है। मैं कहूँ दून माँ, मैं अपनी बड़ी बहन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसके अंदर हूँ, तुम अंदर नहीं। जब वह चरम सुख पर होती है तो मैं इसे बहुत अच्छी जैसा महसूस कर सकता हूँ। क्या तुम अभी भी चुनौती के लिए तैयार हो, लेडी? लिथ ने मुस्कुराते हुए कहा, आरा, क्या तुम भूल गई हो कि मैंने ही तुम दोनों को जन्म दिया है, बेबी? लिलित ने अर्पित किया हुआ कहा, मैं 5 शर्तें हूँ। अरे अरे, माँ और सत्य, तुम दोनों, इसे बंद करो। और सत्य, तुम मुझे कब तक इस बुरी स्थिति में रखोगे? लूसी ने अपनी प्यारी बड़ी बहन का चरित्र तोड़ते हुए अधीरता से कहा। वह अब एक लड़की से कुछ ज्यादा नहीं थी जो अपने दूसरे छेद को चोदना चाहती थी। उसमें बहुत समय से बटलर लगा हुआ था। ये लगभग एक दिन से लगा था ताकि वह अपने छोटे भाई के बड़े लन को शामिल करने के लिए तैयार हो सके।
उसकी योनि और योनि छेद योनि बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और उसके लिए अपने लन को जल्दी से अंदर डालना और उसे जल्दी से चोदना असंभव हो जाता है। इसलिए उसने बटलर का सहारा लिया ताकि उसके साथ कभी भी और कहीं भी जल्दी से जुदाई कर सके। उसने अपनी बट को हिलाया और अधीर चेहरे से झूठ को देखा। लीथ ने अपनी माँ से बातचीत बंद कर दी और लूसी की गांड पर एक और मारा। वह पीछे की ओर खड़ी हो गई और उसकी गांड के छेद को देखा जिसमें लाल रत्न का बटलर लगा हुआ था। फिर उसने लूसी की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो बड़ी बहन। ठीक है, मैं अब और इंतजार नहीं करवाऊंगा। फिर उसने अपनी माँ को देखा और उसी मुस्कान के साथ कहा, माँ, यहाँ आओ, देखिए बड़ी बहन की खूबसूरत पीठ का यह अच्छा नज़ारा। लिलित मुस्कुराई और लिलित की ओर चली गई। फिर उसने अपनी बेटी की गांड को देखा जिसमें एक बटलर लगा हुआ था। लिलित ने उसे ये देखते हुए देखा और मुस्कुराया। उसने धीरे धीरे लूसी की गांड के छेद से बटलर को बाहर निकाला। इसे पूरी तरह से हटाने के बाद लिलित और लित दोनों ने लूसी की गांड के छेद को तेजी से पतले और ढीले होते देखा। ये स्पष्ट था कि लूसी बहुत कामुक थी और उसे अपनी गांड के छेद में बहुत जल्दी एक लन की जरूरत थी। लित ने उसे बहुत देर तक इंतजार नहीं किया। वह उसके पीछे चली गई, खुद को स्थिति में रखा और एक झटके के साथ अपने लन को उसकी गांड में गहराई तक घुसा दिया। हम टिल्डर लूसी संतुष्टि में कर रहा। अंततः उसके शरीर को वह चीज मिल गई जो वह सबसे अधिक चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे लूसी की मूर्ति उसके लिंग के चारों ओर घूम रही है। उसे पता था कि उसके धक्के की वजह से उसे बस एक छोटा सा संभोग सुख मिला था और उसने उसके शांत होने का इंतजार किया था। लिलित ने लिलित को पीछे से गले लगाया और उसकी गर्दन पर काट दिया। उसने खून चूसना शुरू कर दिया और इसके कारण बहुत बीमार हो गया। लूसी के अंदर उसका लिंग थोड़ा हिलने लगा। लूसी ने इसे महसूस किया और पीछे मुड़कर देखा और दृश्य देखा और समझ गई कि क्या हो रहा था। उसका चेहरा थोड़ा लाल था लेकिन उसने फिर भी कहा, चलना शुरू करो प्रिय। उसने इंतजार नहीं किया और उसने अपनी बात को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया। उसने उसे एक शक्तिशाली बल के साथ अंदर धकेल दिया और ओह, लूसी ने थोड़े जोर से करना शुरू कर दिया। उसे लित से एक नए तरह का धक्का लगा। सच्चाई को उसके कराह का कारण समझ में आ गया। उसकी मां ने उसे लूसी में और भी गहराई से धकेल दिया था, जबकि वह खुद उसे अंदर धकेल रहा था। इससे पहले से ज्यादा ताकत मिली और लूसी उसी तरह कराने लगी। लित ने फिर भी जारी रखा। उसने उसे एक बार फिर से धक्का देना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में भी उसकी मदद कर रही थी। ये कुछ मिनट तक जारी रहा और लिलित से अलग हो गया। वह लूसी के नीचे चली गई और उसकी चूत चाटने लगी जबकि वह अपनी गांड चोदता रहा। लूसी अपनी माँ की तरह नहीं थी जो एक साथ सारे सुखद उत्साहों को संभाल सकती थी। सिर्फ ये दो ही उसके लिए नौवें आसमान पर पहुंचने के लिए पर्याप्त थे। उसका हाथ टूट गया और उसका ऊपरी शरीर लिट पर गिर गया जो उसके नीचे था। उसने पाया कि उसका मुंह उसकी माँ की गुलाबी सिलवटों पर था जिस पर अभी भी उसके और उसके भाई के नमूनों के निशान थे। वह उठना चाहती थी और खुद को सहारा देना चाहती थी लेकिन उसके लिए यह थोड़ा मुश्किल था। उसे अपनी किस्मत को स्वीकार करने में बस कुछ सेकंड लगे। उसने जागने की कोशिश करना छोड़ दिया और लिटल की चूत से अपनी माँ और भाई के दोनों का वीर्य चाटना शुरू कर दिया, जबकि उसका भाई उसकी गांड के छेद में धक्के मार रहा था और उसकी माँ उसकी चूत चाट रही थी। लिलित को लगा कि लूसी उसके साथ क्या कर रही थी। उसने उसे अपनी मर्जी से करने दिया और लूसी को चाटना जारी रखा। जो लूसी को अंदर बाहर जोर लगा रहा था, उसे अपने लिंग पर थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई। उसे पता था कि लिंग थोड़ा सूख गया था, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसका इस्तेमाल करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने अपना लिंग बाहर निकाला और अपनी माँ के मुंह के सामने रख दिया, जो ठीक नीचे था अपनी बहन की चूत चाट रही थी। इसे चमकदार कर दो माँ, लिलित ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा। लिलित ने लूसी को चाटना बंद कर दिया और लिलित के लन को गहराई से चूसा। उसने कुछ सेकंड तक ऐसा किया और फिर अपनी लार का बहुत इस्तेमाल किया और सत्य के लन को उसे ढक दिया। उसने उसे चिकना करने के बाद छोड़ दिया और लूसी की चूत चाटना जारी रखा। लिलित ने एक बार फिर अपना लन लूसी के अंदर डाला और उसे चोदना जारी रखा।
कुछ क्षणों के बाद लिलित ने अपनी दो पाप लूसी के अंदर डाल दिया और उसके भक्षेप को चूसने लगी। ओह टिल्डा। लूसी अपनी चूत में प्रवेश महसूस करने के बाद उसे यह एहसास अच्छा लगा। उसके दोनों छिद्रों में प्रवेश करना उसे अच्छा लगा। लिलित ने लूसी की कराह सुनी और उसे पता चला कि उसकी बेटी को ये पसंद है। उसने लूसी की चूत में उंगली डाली और उसकी गान के छेद को चोटता रहा। आह आह, हाँ प्रिय, तेज, आह। कुछ और मिनटों तक इतनी मस्ती के बाद लूसी ने अश्लील तरीके से कराहते हुए लित से और तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहा। लित ने वही किया जो उसे बताया गया था और लिलित ने भी लूसी को और तेजी से उंगलियां हिलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद तेजी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओहे है टिल्डा। लूसी ने जोर से कराहते हुए अपनी पीठ को मोड़ा और हिलना शुरू कर दिया। उसे भी लिलित की तरह ही एक बड़ा संभोग सुख मिला था। लिलित ने समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से अपना मुंह लूसी की चूत पर रख दिया। उसने अपना रस पीना शुरू कर दिया जो बाहर निकल गया। लिलित भी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वह जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहा और हिलता डुलता नहीं रहा और अपनी बड़ी बहन को जितना हो सके संभोग सुख का आनंद लेने दिया। इसके तुरंत बाद लिलित ने अपना लिंग बाहर निकाला और लूसी के बगल में पीठ के बल गिर पड़ा। लिलित ने पाया कि लिलित का वीर्य लूसी की गांड के छेद से टपक रहा था और उसने लूसी को चाटकर साफ करना शुरू कर दिया। अपनी मां की जीभ को महसूस करके लूसी थोड़ी कांप उठी। लिलित ने लूसी को चाटकर साफ किया और उठकर उसके और लिलित के बीच लेट गया। उसने अपने बच्चों को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उन्हें अपने ऊपर आराम करने दिया। लिलित इतनी कड़ी मेहनत के बाद थक गया था। उसकी माँ और बड़ी बहन में बहुत ज्यादा सहनशक्ति थी और उसके पास उनकी तरह सहनशक्ति नहीं थी। ये लगभग उसकी सीमा थी। लगातार अपने कूल्हों को हिलाना थका देने वाला था। उसे पता था कि इस बाधा को पार करने के लिए उसे रैंक बढ़ाने की जरूरत है। फिर उसने सोचा कि आज के लिए इतना काफी है और वह सोने वाला था। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी तक अपनी माँ का खून नहीं पिया है। उसने उसका खून चूसना शुरू कर दिया और जब वह ऐसा कर रहा था तो उसे सुस्ती और थकान महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे सक्रियता महसूस हुई और उसके भीतर कुछ बदलाव महसूस हुआ। वह तुरंत अपनी थकान से जाग गया और भूख से जितना हो सका उसका खून चूसा। लिलित ने लिलित को अपना खून चूसते हुए देखा। वह पहले से भी ज्यादा चूस रहा था। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, फिर भी यह ज्यादा था। पहले वह सिर्फ 8-10 सेकंड तक ही उसका खून चूस सकता था। अब यह लगभग 15 सेकंड हो गया था। लिलित ने हाथ छोड़ दिया और जल्दी से कमल की मुद्रा में बैठ गया। उसे पता था कि वह सफलता पाने वाला है। उसे उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी जो उसे लगता था कि वह चाहता है, लेकिन उसने उन विचारों को एक तरफ रख दिया और जल्दी से रैंक एक जीवन नियमों को समझना शुरू कर दिया जिसमें वह थोड़ा पीछे रह गया था। उसके पास बेहतर उपचार क्षमता थी और उसे जीवन नियमों का अधिक उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार उसने इसे एक तरह से उपेक्षित कर दिया। अब वह इसे पूर्ण कर रहा था। इसके तुरंत बाद लिलित का शरीर भूरे रंग से ढक गया और उसके चारों ओर जादुई ऊर्जा एक निश्चित पैटर्न में उतार चढ़ाव महसूस की जा सकती थी। यह उनकी सफलता थी। वह रैंक 2 तक पहुंच गया। लिलित ने चेहरे पर मुस्कान के साथ लिलित को देखा। उसे अब अपने बच्चे पर बहुत गर्व था। हालांकि वह थोड़ा देर से आया था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक माँ हमेशा अपने बच्चे की उपलब्धि पर गर्व महसूस करती है और खुश होती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो। लूसी भी उठ खड़ी हुई क्योंकि उसे अपने आसपास जादुई ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस हुआ। फिर उसने लिलित को उसी नजर से देखा जिस नजर से लिलित ने देखा था। उसे भी उस पर बहुत गर्व था कि उसने आगे बढ़कर बाकियों की तुलना में थोड़ा धीमा ही सही सफलता हासिल कर ली। वह जानती थी कि कुलीन बच्चे 3-5 महीने से ज्यादा समय में आगे नहीं बढ़ेंगे और लिलित को इसके लिए लगभग 1 साल लग गया। वह इसके पीछे का कारण जानती थी। किसी भी मामले में वह उसके लिए ज्यादा खुश थी। वह जानती थी कि लिलित अब पहले से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। लिलित और लूसी दोनों ने पहले भी कई बार लिलित के जादू के मुख्य क्षेत्र की जांच की थी। ऐसा करना वर्जित था, लेकिन लिलित को इसकी परवाह नहीं थी। वह खुशी खुशी अपनी माँ और बड़ी बहन को जो चाहे करने देता। वह जानता था कि उनका मतलब सिर्फ सद्भावना से है और वह उन पर खुद से ज्यादा भरोसा करता था।
लिलिथ और लूसी ने महसूस किया था कि उसका कोर एरिया बहुत बड़ा था। यह उसके साथियों की तुलना में बहुत बड़ा था, लेकिन लिथ का कोर रंग पूरी तरह से नहीं बदला था, जो दर्शाता है कि वह अभी भी रेंट केक था। उन्हें उसके लिए थोड़ी चिंता हुई, लेकिन दोनों को धीमी गति से विकास का कारण पता था और इसलिए वे निश्चिंत थे। लिथ अपनी ध्यान अवस्था से जागा। उसने अपने मूल रंग को देखा और पाया कि अब उसका रंग पूरी तरह से भूरा हो चुका था। उसे बहुत खुशी महसूस हुई। फिर उसने अपने मूल क्षेत्र को देखा और वह देखकर दंग रह गया। उसका मूल क्षेत्र लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर था। ये रैंक 2 बनने के लिए आवश्यक चरमोत्कर्ष था। वह जानता था कि रैंक 2 बनने के लिए उसे 10,000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में रहना होगा और अधिकांश कुलीनों के पास अधिकतम 4,000-5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही था। उसे नहीं पता था कि वह अपनी सफलता के बाद शिखर तक पहुंचने के लिए इतना प्रतिभाशाली होगा। वह जल्दी ही शांत हो गया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन की ओर देखा और पूछा, बड़ी बहन, जब आप रैंक 2 पर पहुंची थी तो आपका क्षेत्र क्या था? छोटी लूसी ने सिर्फ एक शब्द कहा, लेकिन लिथ समझ गया कि उसका क्या मतलब था। उसने समझ में सिर हिलाया। वह जानता था कि उसकी तरह ही ऐसी प्रतिभा वाला एक और राक्षस था। यह कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन थी। उसे उससे जलन नहीं हुई और न ही उसे इस बात का दुख हुआ कि वह एक जैसा नहीं था, बल्कि वह सिर्फ उसके लिए खुश था और अपनी माँ का भी आभारी था। वह जानता था कि वह और उसकी बड़ी बहन अपनी माँ की वजह से ही इतने स्वस्थ थे और इसलिए वास्तव में कोई दुख नहीं था, बल्कि सिर्फ कृतज्ञता, खुशी और गर्व की भावना थी। उसे अपनी माँ को अपनी माँ के रूप में पाकर गर्व महसूस हुआ। उसने आंखों में थोड़े से आंसू के साथ लिलिथ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद माँ। लिलिथ चिंतित हो गई और भौहें सिकोड़ ली। उसे नहीं पता था कि लिथ की आंखों में एक साल क्यों था या वह उसे ऐसे चेहरे से धन्यवाद क्यों दे रहा था। उसने लिथ की नीलम जैसी बैंगनी आंखों में गहराई से देखा और लिथ को उसकी नजर से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने भी सीधे उसकी बैंगनी आंखों में देखा। लिलिथ एक सेकंड के बाद मुस्कुराई और लिथ से कुछ नहीं कहा। उसने उसके बालों को सहलाया और लिथ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी माँ के स्पर्श का आनंद लिया। लिलिथ ने अपने बच्चों के मन को न पढ़ने की अपनी मर्यादा को तोड़ दिया था, लेकिन हमेशा अपवाद होते हैं। वह अपने बच्चे को इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकती थी। उसके जन्म को इतने साल बीत चुके थे, लेकिन उसने कभी किसी बात पर आंसू नहीं बहाए थे। यहाँ तक कि जब वह बच्चा था तब भी वह केवल मुंह से रोता था, लेकिन आंसू नहीं बहाता था। यह उसका पहला मौका था और वह बहुत चिंतित हो गई और उसने कारण जानने के लिए उसके मन को पढ़ने का फैसला किया। कारण जानने के बाद उसने अंदर से राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके दिल में बहुत गर्मजोशी भी महसूस हुई। उसका बच्चा उसके प्रति बहुत आभारी था क्योंकि उसने उसे जन्म दिया था। उसकी भावनाओं को महसूस करने के बाद उसे और अधिक लाड़ प्यार करने की इच्छा हुई। उसने कसम खाई कि वह उसे मरते दम तक लाड़ प्यार करेगी। लूसी ने अपनी माँ की ओर देखा और फिर अपने भाई की ओर। फिर उसने कहा, प्रिय, क्या आप यह नहीं पूछेंगे कि आपको सफलता पाने में 2 गुना समय क्यों लगा? उसे समझ में नहीं आया कि उसने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। वह जानती थी कि उसका कोर एरिया चरम पर होगा, लेकिन वह ये नहीं समझ पाई कि उसने उससे या उसकी माँ से अपनी धीमी गति से आगे बढ़ने के बारे में सवाल क्यों नहीं पूछा। उसे अपनी माँ और उसकी तरह ही अपने जागरण के बाद पहले या दूसरे महीने में आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसे 1 साल लग गया। उसने लिथ को बताया था कि उसे किस गति से आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए जब उसने उससे सवाल नहीं पूछा तो वह भ्रमित हो गई। मैं उस बड़ी बहन के बारे में पूरी तरह से भूल गया। सही है, मुझे भी आपकी और माँ की तरह कोर जागृति के बाद पहले या दूसरे महीने में ही सफलता हासिल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे 1 साल लग गया। हाँ, मुझे इसका कारण समझ में नहीं आया। लिथ ने भ्रमित चेहरे से कहा, फुफुफु, ये सरल था बेबी। तुम्हारी रक्त शक्ति तुम्हारी बहन की तरह तुम्हारे जागने के तुरंत बाद जागृत नहीं हुई। तुम्हारा आधार तुम्हारी बहन से अधिक मजबूत है क्योंकि तुम 3 साल की उम्र से ही प्रशिक्षण ले रही हो। लूसी ने 6 साल की उम्र के बाद ही प्रशिक्षण लेना शुरू किया। दरअसल मैं ही चाहता था कि वह मजबूत आधार पाने के लिए प्रशिक्षण ले, इसलिए मैंने उसका प्रशिक्षण शुरू किया।
लेकिन तुमने खुद ही कहा कि तुम्हें 1 साल की उम्र में ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर और छोटा था, और मैं कहना चाहता था कि प्रशिक्षण के लिए 6 साल सही है, लेकिन उस समय तुम्हारी आंखों में जादू सीखने के लिए इतनी उत्सुकता थी कि मेरा दिल तुम्हें 5 साल और इंतजार करवाने का नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि तुम 3 साल की उम्र से ही प्रशिक्षण ले सकती हो। आपकी मूल जागृति के दौरान आपकी बड़ी बहन की तुलना में आपका आधार बहुत मजबूत था, और इसका परिणाम ये हुआ कि आपकी रिक्तरेखा शक्ति अभी भी प्रभाव नहीं दिखा पाए और यह निष्क्रिय हो गई। आज ही आपने अपनी रिक्तरेखा को पूरी तरह से जागृत किया है। मैंने इसे महसूस किया क्योंकि मैं स्वयं रिक्तरेखा का पूर्वज हूँ, और लूसी ने भी इसे महसूस किया होगा क्योंकि उसकी भी रिक्तरेखा लगभग मेरे जैसी ही है, जो कि पूर्वज है। हम दोनों को लगा कि तुमने इसे जगाया है, और तुम भी मेरे और लूसी के साथ एक खास तरह की भावना महसूस कर रहे होंगे। इससे पता चलता है कि हमारी पीढ़ी जुड़ी हुई है। खैर, अब जब तुमने इसे जगा दिया है तो माँ बहुत खुश है। अब तुम बहुत आसानी से और जल्दी से सफलता प्राप्त करोगे। लिथ रूम से अपनी माँ की गोद में ले गया और उनकी बातें सुनने लगा। अब वह कारण समझ में आ गया और वह बहुत खुश भी हुआ। वह पहले इस तरह की सोच रखते थे कि वह बेकाबू हो गए हैं, और एक समय उन्हें लगा लेंस शहर एस्पार्ट तटस्थ महाद्वीप के पूर्वी देश में लेंस शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा द्वीप आसमान में ऊंचा खड़ा था। यह द्वीप आपके लिए एक छोटा सा शहर जैसा था। यह अभियालेक्स आकाश द्वीप था, और वह स्थान था जहां दुनिया की सबसे उत्कृष्ट अकादमी, अभियालेक्स विश्व अकादमी की स्थापना की गई थी। आज अकादमी की प्रवेश परीक्षा का उद्घाटन हुआ, और लेंस शहर के सभी भवन, गांव और जिले दुनिया भर से आए लोग और बच्चों से खचाखच भरे हुए थे। अमीर और प्रभावशाली परिवार के लेंस टावर के आसपास के लेंस शहर में बने हुए थे, और बाकी लोग शहर के उपनगरों या उससे जुड़े अलग अलग जिलों या कस्बों या गांवों में बने हुए थे। कुछ लोग कुछ महीने पहले ही यहाँ आए थे, और कुछ लोग कुछ घंटे या मिनट पहले ही यहाँ आए हैं। यहाँ हर तरह के लोग थे। आज पूरा शहर बहुत विविधतापूर्ण लग रहा था क्योंकि यहाँ कई अलग अलग नस्लों के लोग आए हैं। आप सड़क पर जा सकते हैं और आपको 8 मुख्य नस्लों के अलावा बीस्टिकन्स, मरमेन, क्रैकन, बॉनेट, ट्रोल, गॉब्लिन, आक, कंकाल, स्लाइम, घोल, लिचेस्परिया और कई अन्य अलग अलग प्रकार की नस्लें मिल सकती हैं। हालांकि विश्व में 8 मुख्य जातियां थीं, लेकिन उनकी कुल जनसंख्या विभिन्न प्रकार की जातियों की कुल जनसंख्या के बराबर नहीं थी। इस प्रकार किसी भी महाद्वीप पर अलग अलग जातियों के अलग अलग लोग 8 मुख्य जातियों के लोगों के साथ देखे जा सकते थे। तटस्थ महाद्वीप सबसे अधिक विविधतापूर्ण था। इस प्रकार कई जातियों के कई लोग अकादमी की प्रवेश परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। ये परीक्षा 14 दिनों या 2 सप्ताह के दौरान कई चरणों में आयोजित की गई थी। एक सत्र 4 दिनों तक चला और 5वें और 10वें दिन अवकाश था। छात्रों के चयन के लिए 3 सत्र थे, और सभी को इन कठिन और रोमांचक अनुभवों से गुजरना पड़ा। ये सब करने के बाद 70-80% से अधिक छात्र असफल हो गए और अकादमी द्वारा खारिज कर दिए गए। शेष 20-30% छात्रों को अकादमी में प्रवेश पाने के लिए अंतिम परीक्षा दी गई थी। यह एक मुकाबला परीक्षा थी। छात्रों को कुछ दिनों के दौरान एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, और इस प्रक्रिया में कई छात्रों को खारिज कर दिया जाता था। हर साल दुनिया भर से 10 मिलियन से ज्यादा लोग इस परीक्षा को देने आते हैं। सबसे पहले वे लोग परीक्षा देने जाते हैं जो किसी विशेष वर्ष की परीक्षा के लिए कई वर्षों पहले पंजीकरण करवाते हैं, या फिर वे बहुत प्रभावशाली लोग होते हैं जो बहुत अधिक दान दिया होता है, या फिर वे लोग होते हैं जिनके पास कनेक्शन होते हैं, या फिर अधिक अनुकूल और आसान तरीके से चुड़ैलों के चरणों। चुड़ैलों की मदद से आपको पहले या बाद में प्रवेश मिल सकता है, और यह आपके द्वारा भुगतान किए गए पैसे पर निर्भर करता है। केवल बहुत अमीर लोग ही उनकी सेवाओं का सहारा लेते हैं, और अन्य लोग पहले स्लॉट के लिए अकादमी को दान देते हैं। परीक्षा के लिए पंजीकरण की समय सीमा भी बहुत आसान थी। अकादमी ने परीक्षा आयोजित होने से 10 दिन पहले तक पंजीकरण की अनुमति दी। पंजीकरण के बाद उन्हें एक बैज दिया जाता है। बैज पर उनका पंजीकरण नंबर होता है, और यह आपकी बारी आने पर आपको सीधे परीक्षा केंद्र पर भेज देता है। बैज एक छोटी चौकोर स्क्रीन की तरह दिखता था। इस पर परीक्षार्थी का पंजीकरण नंबर था, और उसके नीचे वह पंजीकरण नंबर था जिसने वर्तमान में परीक्षा देना शुरू किया था।
इससे ये सुनिश्चित हो गया कि परीक्षार्थी इस बात का मोटा अनुमान लगा सकते थे कि वे कब परीक्षा दे पाएंगे और इस तरह टेलीपोर्ट होने के लिए तैयार होंगे। परीक्षा के दौरान आकाशद्वीप के सभी टेलीपोर्टेशन सर्किल बंद कर दिए जाते थे और आकाशद्वीप से कोई भी कर्मचारी बाहर नहीं जा सकता था। छात्रों को बुलाए जाने या उनकी परीक्षा समाप्त होने पर सुरक्षित रूप से अंदर और बाहर टेलीपोर्ट किया जाता था। ये बहुत सुरक्षित और विश्वसनीय था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लाखों लोग वर्तमान में लेंस शहर में रह रहे थे और परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। ये किसी भी समय हो सकता था और लोग पंजीकरण बैच को देखते रहते थे। बैच पर वर्तमान में केवल उनका अपना नंबर था और कुछ नहीं। ये दर्शाता है कि अभी तक किसी ने परीक्षा नहीं दी है। अबालेक्स स्काई द्वीप लेंस शहर। आकाश द्वीप के बीच में कई रंगीन नुकीले टावरों के साथ एक बहुत ही भव्य और परिष्कृत दिखने वाला चांदी सफेद महल स्थापित किया गया था। ये बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा भी था। यह अबालेक्स वर्ल्ड एकेडमी की मुख्य इमारत थी और इसमें कई कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, नमूना कक्ष, स्टाफ ऑफिस और कई अन्य चीजें थीं। इसमें एक एल्केमिकल लाइफ भी थी जो छात्रों को आसानी से स्थानों का पता लगाने में मदद करती थी और एक निगरानी प्रणाली के रूप में भी काम करती थी। यह अधिकारियों को सूचित करता था कि मुख्य भवन में छात्रों के कारण कोई दुर्घटना हुई है या नहीं। मुख्य भवन में प्रिंसिपल के कार्यालय के अंदर एक सुंदर और सुंदर दिखने वाली सुनहरे बालों वाली महिला बड़े गोल सोने के रिम वाले चश्मे पहने हुए काम कर रही थी। वह अपने सामने लैपटॉप स्क्रीन को देख रही थी और विभिन्न कागजात भी देख रही थी। समय कम था क्योंकि उसे अपना काम जल्दी खत्म करना था और प्रवेश परीक्षा शुरू करनी थी। सभी कर्मचारी उसके आदेशों का इंतजार कर रहे थे और वह यहाँ थी, कुछ काम को अंतिम रूप दे रही थी। आधे घंटे बाद उसने अपना लैपटॉप स्क्रीन बंद किया और बुदबुदाया, ओह, आखिरकार मेरा काम पूरा हो गया। उसने राहत भरी आवाज में कहा। फिर उसने अपनी मेज के किनारे लगी घंटी बजाई। डिंग, उसने आवाज की और एक महिला अंदर आई, जिसने सफेद शर्ट और नीली पैंट तथा काले रंग की हीस पहनी हुई थी तथा उसके हल्के भूरे बाल जुड़े में बंधे हुए थे। वह अंदर आते समय अपने हाथ में कुछ फाइलें पकड़े हुए थी। हाँ, मैडम, उसने हल्के भूरे रंग की आंखों से सुनहरे बालों वाली महिला को देखते हुए तटस्थ स्वर में कहा। उन्हें जांच शुरू करने के लिए सूचित करें। मैंने आपको आवश्यक फाइलें भेज दी हैं। कृपया उन्हें सम्मानित अधिकारियों को भेजें। महिला ने अपनी समृद्ध और मधुर आवाज में कहा। हालांकि वह अपने सामने खड़ी महिला की बॉस लग रही थी, फिर भी उसने विनम्रता से उससे अनुरोध किया और उसे अहंकार से आदेश नहीं दिया। उसके लहजे से लग रहा था कि वह एक दयालु और सौम्य महिला है। ठीक है, मैडम, महिला ने अपना सिर हिलाया और चली गई। नो वी एल्विन सी ओम पर नवीनतम नो वेल्स प्राप्त करें। गोरी महिला अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी मेज से थोड़ी दूर एक जादुई घेरा दिखाई दिया। उसने जादुई उतार चढ़ाव को देखा और एक सीधी औपचारिक मुद्रा में बैठ गई। वह न तो घबराए और न ही उसने किसी तरह की परेशानी का संकेत दिया। वह एक सम्राट रैंक की थी और केवल सर्वोच्च रैंक का प्राणी ही उसे मारने की क्षमता रखता था, अगर वे चाहते। और जहां तक उनका सवाल है, वे सिर्फ उसके लिए यहाँ क्यों आए? उसने उनसे संबंधित कुछ भी नहीं किया था। जो व्यक्ति इस तरह सीधे उसके कार्यालय में आ सकता था, वह केवल एक और सम्राट रैंक या कुछ चुड़ैलों का ही होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ सेकंड के बाद विशुंभरनी लाल और नीली आंखों वाली एक काले बालों वाली महिला, काली नुकीली टोपी और बैंगनी लबादा पहने हुए, वहां से बाहर निकली। सुनहरे बालों वाली महिला ने उसकी ओर देखा और तटस्थ स्वर में कहा, तुम इस समय और इस स्थान पर क्यों आए हो, हेकेट? मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। महारानी ने मुझे अपने बेटे की प्रवेश परीक्षा की पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरने का काम सौंपा है। मैं इसके लिए यहाँ हूँ और आपको ये भी बताने के लिए कि वह अपने बेटे का प्रदर्शन देखने के लिए अकादमी में आएंगी। हेकेट ने तटस्थ स्वर में कहा। महारानी कौन? गोरी महिला ने उलझन भरे स्वर में पूछा। महारानी पिशाच रानी, हेकेटी ने उसी तटस्थ स्वर में कहा। क्या? गोरी महिला खड़ी हुई और चौंक कर बोली। हेकेट, तुम? उफ, मुझे तुम पसंद नहीं हो। आह! महिला कई तरह की भावनाओं से गुजरी और आखिर में आह भर गई।
फिर उसने काउंटर की घंटी बजाई और जिस महिला को उसने अभी अभी काम दिया था वह वापस अंदर आ गई। गोरी महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, परीक्षा रोक देने को कहो। यह 1 घंटे बाद शुरू होगी। परीक्षा तब शुरू होगी जब मैं तुम्हें उस परीक्षार्थी का पंजीकरण दूंगा जिसका मैं पंजीकरण करने वाला हूँ। ये भी पहला प्रतिभागी होगा। समझ गया। और कुछ, मैडम? महिला ने तटस्थ स्वर में पूछा। अभी नहीं, आप जा सकते हैं, सुनहरे बालों वाली महिला ने कहा और आह भरी। महिला ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया और चली गई। हैकेटी कमरे में सोफे पर बैठ गई। उसने सोफे पर मौजूद चीजों से अपने लिए चाय बनाए और धैर्यपूर्वक उस गोरी महिला का इंतजार करने लगी, जो अपना काम खत्म करके उसे जरूरी बैच दे। कुछ ही मिनटों के बाद गोरी महिला ने एक बैच निकाला और उस पर एक जादुई घेरा बनाना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड के बाद उसने इसे